हेलो। हाँ जी, नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी में। हाँ जी, हाँ भाई, जल्दी आए भाई। और आज आपके सामने एक नया कंटेंट स्टार्ट करने वाले हैं। उस नए कंटेंट का जो नाम होगा अपना, ध्यान रखें, एक महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थात महत्वपूर्ण विषय को स्टार्ट करने वाले हैं। और उस महत्वपूर्ण विषय का जो यहाँ नाम होने वाला है वो हम पढ़ेंगे आज से। भैया थोड़ा देखते हैं विषय का नाम क्या होगा। विषय का जो नाम होने वाला है वो पढ़ेंगे हम आज, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। हाँ भैया, तो सभी से निवेदन है आप अधिक से अधिक क्लास को भैया लाइक करेंगे और इसे शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो अपना जो आज से नवीनतम विषय रहने वाला है वो होगा आपका विश्व भूगोल के बारे में। किसके बारे में भैया? विश्व भूगोल के बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे। किसके भैया? विश्व भूगोल के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। तो बिल्कुल नवीनतम टॉपिक है, आप सभी से निवेदन है क्लास को लाइक एवं शेयर करें भाई। क्लास को लाइक और शेयर करें भैया। और टॉपिक का नाम क्या है अपने का? विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में जो अपना टॉपिक होगा, सबसे पहला उस टॉपिक का जो यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ, उस टॉपिक का नाम होगा अपने का भाई साहब स्थल मंडल। टॉपिक का नाम क्या होगा बंधुओं? स्थल मंडल के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले। और स्थल मंडल के बाद सेकंड जो अपना टॉपिक होगा वो होगा अपना जल मंडल। सेकंड टॉपिक का नाम क्या होगा बंधुओं? जल मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला भाग किसका होता है भाई साहब? स्थल मंडल का होता है। किसका होगा बंधुओं? स्थल मंडल का भाग होगा। हाँ भाई, और सेकंड किसका बात करेंगे भैया? यहाँ हम जल मंडल की बात करेंगे। और स्थल मंडल में यहाँ अगर हम देखते हैं थोड़ा सा कि स्थल मंडल के अंदर जो सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे यहाँ हम पेंजिया के बारे में। किसके बारे में बंधुओं? पेंजिया के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे, ध्यान रखें। और जल मंडल के बारे में जब हम यहाँ अध्ययन करेंगे तो आपका टॉपिक बनेगा भाई साहब पैंथालासा से। किससे बनेगा भाई साहब? पैंथालासा से आपका टॉपिक यहाँ बन जाएगा। तो ध्यान रखें, स्थल मंडल बराबर पेंजिया और जल मंडल बराबर पैंथालासा। ये पैंथालासा एक सागर का नाम है। इसका नाम है भाई साहब पैंथालासा, सागर का नाम है। अब ये स्थल मंडल के अंदर ये पेंजिया क्या है, पेंजिया क्या है, अर्थात ये पैंथालासा सागर क्या है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं, इस टॉपिक की रूपरेखा तैयार करेंगे, ठीक है। टॉपिक की रूपरेखा तैयार करेंगे और टॉपिक को लेकर आगे चलते हैं। सुनना बड़े ध्यान से, ठीक है भैया। देखो, तो सबसे पहले मैं यहाँ आपके सामने लिख देता हूँ स्थल मंडल के बारे में। किसके बारे में भैया? स्थल मंडल के बारे में यहाँ लिख देता हूँ। देखो सुनो, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है स्थल मंडल। स्थल मंडल समझना। स्थल मंडल के बारे में मैंने यहां लिख दिया। और स्थल मंडल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि इसमें स्थल मंडल में सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा भाई साहब पेंजिया। नाम क्या है भाई साहब? पेंजिया के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में भैया? पेंजिया। तो पेंजिया के बारे में चर्चा करते हैं, पेंजिया के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ जी, ये सुने थोड़ा सा, देखो ये पेंजिया होता क्या है। तो पेंजिया लिख देता हूं मैं यहां। पेंजिया एक विशाल भूखंड का नाम होता है। पेंजिया एक विशाल भूखंड का नाम होता है। किसका नाम होता है भैया? भूखंड का नाम होता है। ध्यान रखें,
पेंजिया एक विशाल भूखंड का नाम होता है कि सर कैसे होता है, तो वो देखेंगे थोड़ा सा एक चित्र के माध्यम से। देखिए भैया, एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ एक चित्र बनाया, इस तरह से क्या बनाया भाई साहब, चित्र बना दिया। तो ये क्या है, तो ये एक विशाल भूखंड है। ये क्या है भाई साहब, विशाल भूखंड। लिख देता हूं मैं यहाँ, एक विशाल भूखंड, विशाल भूखंड होता है। क्या होता है बंधुओं, विशाल भूखंड होता है। इस विशाल भूखंड का यहाँ नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है, पेंजिया। क्या दिया जाता है भाई साहब, पेंजिया यहाँ नाम दिया जाता है। ठीक है, आगे समझे। तो एक विशाल भूखंड है जिसका नाम है भाई साहब पेंजिया। क्या है भैया, पेंजिया। ये आपस में जुड़ा हुआ है, आपस में जुड़ा हुआ है, आपस में जुड़ा हुआ है। क्या है भाई साहब, आपस में जुड़ा हुआ है। क्या, पेंजिया आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखो। अब यदि बात करें ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि इस पेंजिया के हिस्से हो जाते हैं, भाग हो जाते हैं। और आप सबको पता होगा कि जो शब्द पेंजिया लिखा हुआ है, तो पेंजिया का संबंध, पेंजिया का संबंध माना जाता है महाद्वीप। किससे माना जाता है भाई साहब, महाद्वीप। किससे माना जाता है, महाद्वीप। और शब्द लिखा हुआ है पैंथालासा। शब्द क्या लिखा हुआ है, पैंथालासा। और इसका जो संबंध माना जाता है वो माना जाता है महासागर। किससे माना जाता है भैया, महासागर से माना जाता है। किससे माना जाता है, महासागर। अब समझो थोड़ा सा। अब यदि हम बात करें कि इस पेंजिया का खंड कैसे हुए या इसके टुकड़े कैसे हुए। पेंजिया के जो खंड होते हैं या टुकड़े होते हैं या हिस्से होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखो यहाँ आगे देखते हैं, शब्द मैंने लिख दिया है यहाँ पेंजिया के बारे में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ एक चित्र बनाएंगे और चित्र के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो भाई, ये चित्र बनाया हमने यहाँ। हाँ भाई देखो, समझो थोड़ा सा। हमने यहाँ क्या किया, सबसे पहले एक चित्र बनाया, छोटा सा एक गोला बनाया। ठीक है, और इसे मैंने यहाँ अपने टॉपिक के अंदर नाम दिया है पेंजिया। नाम क्या दिया है भाई साहब, पेंजिया नाम दिया। क्या दिया भाई साहब, पेंजिया। अब हुआ क्या, अचानक क्या हुआ कि इस पेंजिया से, अर्थात इस पेंजिया के अंदर क्या पैदा हो गई भैया, हलचल पैदा हुई। क्या पैदा हुई भाई साहब, हलचल हुई। इस पेंजिया के आसपास क्या होती है भाई साहब, हलचल होती है, अर्थात ये हिलने लग जाता है। और जब हलचल होती है तो पृथ्वी के गर्भ में होने वाली हलचल, अर्थात पृथ्वी के गर्भ में होने वाली जब हलचल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भैया, हलचल की बात करते हैं। तो पृथ्वी के गर्भ में होने वाली हलचल को क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब, भूकंप कहा जाता है। तो पृथ्वी के गर्भावस्था में, पृथ्वी के गर्भावस्था में या पृथ्वी के गर्भ में होने वाली हलचल, पृथ्वी के गर्भ में होने वाली हलचल, पृथ्वी के गर्भ में होने वाली हलचल या कंपन ही क्या कहलाता है भाई साहब, भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, भूकंप कहलाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इस भूकंप के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यहाँ, और मैं लिख देता हूँ भूकंप के बारे में। आगे चलेंगे टॉपिक के ऊपर, थोड़ा सा देख लो यहाँ भूकंप शब्द लिखा हुआ है। तो ध्यान रखें भैया, थोड़ा सा मैं आपके लिए कंटेंट बना देता हूँ यहाँ। जैसे पहला क्वेश्चन बनेगा, भूकंपों का देश किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना भाई साहब, भूकंपों का देश, भूकंपों का देश, तो भूकंपों का जो देश होता है वो होता है डैश करके जापान। भूकंपों का देश किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनेगा अपना वो ये बनेगा कि 2022 में भूकंप आया, 2022 में भूकंप आया, 2022 में भूकंप आया, किस देश के अंदर आया था भैया, नेपाल के अंदर आया। किसके अंदर आया भाई, नेपाल के अंदर। ध्यान रखें, तो भूकंपों का देश कौन सा होता है, जापान। और 2022 में भूकंप आया। और भारत में सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं, तो भारत में सर्वाधिक भूकंप आते हैं, भारत में सर्वाधिक भूकंप जो आते हैं, भारत में सर्वाधिक जो भूकंप आते हैं वो आते हैं भाई साहब हिमालयी क्षेत्रों के अंदर, हिमालय के निचले क्षेत्रों के अंदर
कहाँ आते हैं भैया? हिमालय के निचले क्षेत्रों के अंदर आते हैं। ध्यान रखें, हिमालय के निचले क्षेत्रों के अंदर आते हैं। उसके बाद फिर चर्चा करते हैं 2023 में भूकंप के बारे में। तो 2023 में जो भूकंप आया है, 2023 में जो भूकंप आया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, यहाँ एक देश का नाम पड़ता है, वो होता है इजराइल। तो सबसे पहले भूकंप आया इजराइल के अंदर, और इजराइल के बाद जो भूकंप आता है वो आता है वैसा अपना वेबनान के अंदर। कहाँ आता है भैया? वेबनान। और वेबनान के बाद तुर्की के अंदर आया। किसके अंदर आया भैया? तुर्की के अंदर आया। और तुर्की के बाद यही भूकंप अर्थात देखा गया था वैसा सीरिया के अंदर। तो लगातार इन 4 देशों के अंदर 2023 के प्रारंभ में ये भूकंप देखा गया। प्रारंभ में ये भूकंप देखा गया। ठीक है। उसके बाद इसी 2023 के अंदर फिर भूकंप आया अपने राजस्थान व गुजरात के अंदर। कहाँ भाई साहब? राजस्थान व गुजरात के अंदर। और राजस्थान व गुजरात के अंदर जिसका मूल केंद्र था पाकिस्तान। इसका जो मूल केंद्र होता है, इसका मूल केंद्र होता है भाई साहब पाकिस्तान। कौन सा होता है भाई साहब? पाकिस्तान। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद इसी 2023 में फिर भूकंप आया है अपना दिल्ली के अंदर। कहाँ आया है भाई साहब? दिल्ली के अंदर भूकंप आया। और उसके बाद जो भूकंप आया है, अभी कल परसों की ही बात है, तो बिल्कुल आपका यहाँ इजराइल के बाद, किसके बाद भाई साहब? इजराइल के बाद ये इजराइल लिखा हुआ है, बेबनान लिखा हुआ है, तुर्की लिखा हुआ है, सीरिया। तो यहाँ प्रारंभ में भूकंप आया। उसके बाद राजस्थान में झटके देखे गए, गुजरात में देखे गए, इसका मूल केंद्र पाकिस्तान था। उसके बाद दिल्ली में आया, और दिल्ली के बाद फिर भूकंप आया है वैसा अपना बलूचिस्तान। भूकंप कहाँ आया है बंधुओं? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान वर्तमान में किसके अंदर है भैया? पाकिस्तान के अंदर है। ये कहाँ है भैया? पाकिस्तान के अंदर। तो ध्यान रखें, वापस चलते हैं कि भूकंपों का देश कौन सा होता है? जापान। और भारत में सर्वाधिक भूकंप आते हैं हिमालय के निचले वाले क्षेत्रों में। और 2023 में भूकंप आया नेपाल के अंदर, 22 में भूकंप आया नेपाल के अंदर। 23 के प्रारंभ में भूकंप जो आया वो इजराइल के अंदर आया, वेबनान, तुर्की, सीरिया के प्रारंभ में ये भूकंप आता है। उसके बाद राजस्थान और गुजरात में भी ये भूकंप के झटके यहाँ महसूस किए जाते हैं। इसका मूल केंद्र कहाँ था भाई साहब? पाकिस्तान। उसके बाद दिल्ली में आया, और दिल्ली के बाद अब नवीनतम आया है बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा पीछे चलो टॉपिक के ऊपर अपना ये वाला। तो भूकंपों का देश जापान हो गया। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा भूकंप ने इसके अंदर हलचल मचाई। तो क्या हुआ कि यहाँ सबसे पहला जो पार्ट बन गया इसका, इस वाला भाग, ये वाला जो भाग और ये वाला जो भाग, इस वाले पार्टों में हुआ क्या सुनना। तो इस वाले पार्ट का जो भूगोल वेत्ताओं ने यहाँ नाम दिया, सबसे पहला वो दिया था भाई साहब अंगारा लैंड। क्या नाम दिया भाई साहब? अंगारा लैंड। अर्थात उसके बाद दूसरा जो नाम दिया अपना, वो दिया भाई साहब टैथिस सागर। वो क्या दिया बंधुओं? टैथिस सागर यहां नाम दिया। और तीसरा जो नाम दिया था अपना, वो दिया था गोंडवाना लैंड। क्या दिया था बंधुओं? गोंडवाना लैंड हमने यहां नाम दिया। अब सुनना थोड़ा सा हुआ क्या। चलो ठीक है, मान लिया। अब पेंजिया अर्थात मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं कि ये जो अवस्था है ये पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था है। पृथ्वी की ये वाली अवस्था कौन सी है भाई साहब? प्रारंभिक अवस्था है। कैसी अवस्था है भैया? प्रारंभिक अवस्था। तो पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला पार्ट कौन सा है? अंगारा लैंड। दूसरा कौन सा है? टैथिस सागर। और तीसरा कौन सा है? गोंडवाना लैंड। ठीक है, मान लिया। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं कि जो अंगारा लैंड है इसमें जो अवशेष देखने को मिलते हैं, यहां देखो थोड़ा छोटा करते हैं इसे, इधर ले चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अंगारा लैंड में जो अवशेष देखने को मिलते हैं, अवशेष, यहां जो अवशेष देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं ज्वालामुखी के। किसके देखने को मिलते हैं भाई साहब? ज्वालामुखी के अवशेष देखने को मिलते हैं। ध्यान रखें, किसके देखने को मिलते हैं भैया? ज्वालामुखी के अवशेष देखने को मिलते हैं। ठीक है, मान लिया। उसके बाद फिर बात करते हैं यहाँ इस टैथिस सागर में, ये जो इसका जो अवशेष है वर्तमान में, टैथिस सागर का जो वर्तमान में अवशेष है वो है अपना भाई साहब थार का मरुस्थल। वो कौन सा मरुस्थल है भैया? थार का मरुस्थल इसका अवशेष माना जाता है। और जो गोंडवाना लैंड है इसमें थोड़ा थोड़ा अपने पहाड़ी हैं,
पहाड़ी के बाद पर्वतमालाएं हैं, क्या है भैया, पर्वतमाला। और पर्वतमालाओं के बाद यहाँ थोड़ा सा पठारों का जो भाग है, पठार, इसी के क्या माने जाते हैं, अवशेष माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं भैया, इसी के अवशेष माने जाते हैं। तो मैंने आपके सामने लिख दिया है, अंगारा लैंड में अवशेष ज्वालामुखी और तैतीस सागर का अवशेष वर्तमान में थार का मरुस्थल है, तो 2 देशों में फैला हुआ है। और अंगारा लैंड, सॉरी, गोंडवाना लैंड का जो अवशेष है वो थोड़ा सा पहाड़ियाँ है, पर्वतमालाएं हैं और पठार हैं, इसी का अवशेष है। ठीक है, आगे चलो। अब एक एक बिंदु को उठाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ अंगारा लैंड के बारे में। किसके बारे में भैया, अंगारा लैंड के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, अंगारा लैंड। कौन सा लैंड है भैया, अंगारा लैंड। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके सामने, ये लिख दिया। और अब चर्चा करते हैं थोड़ा सा, देखो समझे थोड़ा सा भाई। अब ये जो अंगारा लैंड लिखा हुआ है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अर्थात ये वाला जो हिस्सा है यहाँ, ये वाला जो भाग है, इसका नाम है वो क्या है भाई साहब, अंगारा लैंड। क्या है भैया, अंगारा लैंड। ठीक है, मध्य में यहाँ क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अर्थात ये जो वाला भाग है, ये जो वाला भाग है, इसको हमने नाम दिया है, वो क्या दिया है भैया, तैतीस सागर। इसे हमने नाम दे दिया भाई साहब यहाँ तैतीस सागर। और उसके बाद में सबसे लास्ट वाला भाग, ये वाला जो भाग है, यहाँ देखने को मिलता है, इसका नाम है भाई साहब गोंडवाना लैंड। ये क्या है भाई साहब, गोंडवाना लैंड। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसका ही नाम क्या है भाई साहब, पेंजिया। इसका ही नाम क्या है भाई साहब, पेंजिया। थोड़ा समझे अब यहाँ। सबसे पहला जो अपना बिंदु बनता है वो किसको लेकर बनता है, अंगारा को लेकर बनता है। किसको लेकर बनता है भैया, अंगारा लैंड को लेकर बनता है। थोड़ा समझना बड़े ध्यान से। हाँ जी, देखो भाई, सबसे पहला जो बिंदु बनता है वो किसको लेकर बनता है भाई साहब, अंगारा को लेकर बनता है। समझना कि इसका जो अवशेष है, इसमें लिख देता हूं मैं, इसमें ज्वालामुखी के अवशेष देखने को मिलते हैं। ज्वालामुखी एवं लावा ऑब्लिक मैग्मा के अवशेष स्थित हैं। मैग्मा के अवशेष स्थित हैं। उसके बाद यदि हम किसी काल के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें भैया, काल, तो यहां भाई साहब देखा जाता है जुरेसिक काल। जुरेसिक काल में हुआ क्या था कि जुरेसिक काल में विस्फोट हुआ। कौन सा हुआ भाई, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। जुरेसिक काल में क्या हुआ भाई साहब, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। क्या हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। और इसके कारण डायनासोर नामक जीव मारा गया। नामक जीव का अंत हुआ। किसका अंत हुआ भाई साहब, डायनासोर नामक जीव का अंत हुआ। तो ध्यान रखें ये अपना। हाँ जी, थोड़ा आगे देखें भाई, सभी से निवेदन है क्लास को लाइक और शेयर करें भाई। तो अंगारा लैंड में इसमें ज्वालामुखी एवं लावे का अवशेष देखने को मिलता है, अर्थात मैग्मा निकलता है। उसके बाद जुरेसिक काल के अंदर, किसके अंदर भाई साहब, जुरेसिक काल के अंदर हुआ क्या था कि जुरेसिक काल के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और इसके कारण ही डायनासोर नामक जीव का क्या हो गया भाई साहब, अंत हो गया। किसका अंत हो गया भाई, जीव का अंत हो गया। लेकिन वो काल कौन सा था, जुरेसिक काल था। वो काल कौन सा था भैया, जुरेसिक काल। आगे चलें। अब यहां थोड़ा सा बात करते हैं कि भारत में, एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, भारत में इसके अवशेष नहीं पाए जाते हैं। भारत में इसके अवशेष नहीं पाए जाते हैं। भारत में इसके अवशेष नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। और ध्यान रखें ये जो वाला भाग है इसे उत्तरी पेंजिया कहते हैं। इस वाले भाग को क्या कहा जाता है बंधुओं, उत्तरी पेंजिया के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अब सुनो आगे चल। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं किनके बारे में, ज्वालामुखी के बारे में।
किसके बारे में भैया? ज्वालामुखी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और मैं यहां लिख देता हूं ज्वालामुखी के बारे में, ज्वालामुखी, समझना, यहां लिख दिया है मैंने ज्वालामुखी। क्या लिखा है भाई साहब? ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी होता क्या है? ठीक है, विस्फोट पैदा कैसे होता है वो सुनना। जैसे हाँ जी, ये जो हिस्सा है इसे गर्भ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई साहब? गर्भ कहा जाएगा, ज्वालामुखी का गर्भ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैग्मा या लावा या गैस या तापीय पदार्थ आदि भरे होंगे, और ये सभी होंगे गतिशील अवस्था में। किस अवस्था में होंगे भैया? ये सभी गतिशील अवस्था में होते हैं, अर्थात ये गति करते हुए क्रिया करते हैं। ये इस तरह से यहां से क्रिया करते हैं, अर्थात ये गतिशील होते हैं। ये वाले भागों से ये लगातार गतिशील होते हैं, क्रिया करते हैं, लगातार गतिशील होते हैं, क्रिया करते हैं, और इन वाले भागों से जाकर टकराते हैं, इन वाले भागों से, और ये इनको बिल्कुल पतला कर देते हैं। इस वाले भाग को बिल्कुल यहां से, इस वाले भाग को बिल्कुल यहां से ये कमजोर कर देते हैं, इस वाले भाग को बिल्कुल यहां से कमजोर कर देते हैं। और एक दिन ऐसा आता है लगातार टकराते हुए ये सभी यहाँ से, अर्थात यहाँ एक गैप पैदा कर लेते हैं, और एक साथ जो प्रेशर से भरी हुई चीज़ें हैं, यहाँ दबाव से भरी हुई चीज़ें हैं, वो एक साथ पृथ्वी के ऊपर निकल कर आती हैं। इस तरह से एक साथ पृथ्वी के ऊपर निकल कर आती हैं, इस तरह से आकर यहाँ नीचे फैल जाती हैं। जब ये विस्फोट होता है, अर्थात वस्तुएं, अर्थात ये जो इसके अंदर जो सामान भरा हुआ है या मैग्मा भरा हुआ है, लावा, गैस, तापीय पदार्थ आदि जो भरे हुए हैं, वो एक साथ इस तरह से निकलते हैं और पृथ्वी पर आकर इस तरह से फैल जाते हैं। और जब ये इस तरह से फैलते हैं, तो इस तरह से यहाँ जब इकट्ठे होते हैं, तो इस वाले भाग को ये जो वाला भाग है, ये जो वाला भाग है भैया, इसे क्या कहा जाता है? बड़े ध्यान से सुनना। तो इस वाले भाग को कहा जाता है भाई साहब ज्वालामुखी नाल। इसे क्या कहा जाता है भैया? इसे ज्वालामुखी नाल के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से भाई साहब? इसे ज्वालामुखी नाल के नाम से पुकारा जाता है। और ये जो होता है ना, ये वाला जो भाग होता है, ये जो वाला भाग होता है ना, ये वाला जो भाग है, इसे ज्वालामुखी का मुख कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है भाई साहब? ज्वालामुखी का मुख कहा जाता है, और मुख को ही क्रेटर कहा जाता है। मुख को क्या कहा जाता है भाई साहब? क्रेटर के नाम से पुकारा जाता है, ध्यान रखें। और ये जो वाला भाग है इस तरह से यहाँ फैला हुआ है, इसे ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। इसे ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब? ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। और ये शब्द जो लिखा हुआ है, इसे मैग्मा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया? हम मैग्मा के नाम से इसे पुकारा जाता है। लिख देता हूं मैं, इसे यहाँ मैग्मा कहा जाएगा। इसे यहाँ भी क्या कहा जाएगा भैया? मैग्मा कहा जाएगा, या लावा कहा जाएगा, या इसे क्या कहा जाएगा भाई साहब? लावा कहा जाएगा। ये जो वाला भाग है, तो ध्यान रखें। तो ये क्या है भाई साहब? ये ज्वालामुखी का आपका सामने यहाँ चित्र बनाया है मैंने छोटा सा। उसके बाद में चलो आगे चलते हैं। ज्वालामुखी सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है वो भी देख लो। तो ज्वालामुखियों का देश जो कहलाता है, वो यहाँ कहलाता है इंडोनेशिया। क्या कहलाता है भाई साहब? इंडोनेशिया के नाम से पुकारा जाता है, ध्यान रखें। ज्वालामुखियों का देश कौन सा होता है भाई साहब? इंडोनेशिया होता है। ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है भैया? ये 3 प्रकार की होती है। ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले जो नाम है अपना, वो है भाई साहब सक्रिय। फर्स्ट का नाम क्या होता है भाई साहब? सक्रिय होता है। दूसरे का जो नाम होता है, वो होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। सेकंड का नाम क्या होता है? प्रसुप्त। और तीसरे का नाम होता है मृत या शांत ज्वालामुखी। मैं एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं आपके सामने। जो भी अपना टॉपिक चल रहा है उसमें आगे बढ़ रहे हैं इस तरह से हम, ठीक है। जो भी शब्द आएगा उसको आगे लेके चलेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले सक्रिय क्या होती है।
तो सबसे पहले ध्यान रखना, सक्रिय ज्वालामुखी जो होती है, सक्रिय अर्थात एक्टिव जो ज्वालामुखी होती है, अर्थात इसमें सदैव उद्गार होता है भैया। उद्गार का मतलब क्या होता है? सदैव उद्गार। उद्गार का मतलब क्या होता है? इसमें हमेशा क्या निकलता है भाई साहब? लावा या मैग्मा निकलता है। इससे हमेशा लावा या मैग्मा निकलता है, अर्थात हमेशा क्या होता है भाई साहब? उद्गार होता है। उसे क्या कहा जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद अगला है वैसा अपना प्रसुप्त ज्वालामुखी। अगले का नाम क्या है भैया? प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिनके मुख तो खुले होते हैं। इसका मुख तो कैसा होता है वैसा? खुला होता है। इसका मुख तो खुला होता है, लेकिन उद्गार नहीं होता है। लेकिन क्या नहीं होता है वैसा? उद्गार नहीं होता है। और जब उद्गार नहीं होगा और मुख खुला होगा, उसे क्या कहा जाएगा भाई साहब? यहाँ प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम से पुकारा जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा? तीसरा बनेगा शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी, जिनके मुख हमेशा के लिए बंद हो गए हों। मुख सदैव बंद हो गए हों। सदैव कैसे हो गए हों भाई साहब? बंद हो गए हों। वे कैसे ज्वालामुखी कहलाते हैं? वे कैसे ज्वालामुखी कहलाते हैं? तो वे मृत या शांत ज्वालामुखी के नाम से पुकारे जाते हैं। ध्यान रखें। तो हमने क्या पढ़ा? तो हमने आज जो पढ़ा है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ अर्थात मेन चीज़ को पढ़ा है। ध्यान रखें। तो मैंने आपके सामने वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में अर्थात भूगोल के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया था स्थल मंडल, और क्या लिखा था भाई साहब? जल मंडल। स्थल मंडल में हम क्या पढ़ने वाले थे? पेंजिया। और जल मंडल में हम क्या पढ़ने वाले थे? पैंथालासा, एक सागर का नाम है। उसके बाद स्थल मंडल पेंजिया के बारे में, एक विशाल भूखंड होता है, अर्थात पेंजिया बराबर महाद्वीप और पैंथालासा बराबर महासागर। ये विशाल भूखंड होता है जो बाद में 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। कितने हिस्सों में भाई साहब? 3 हिस्सों में। ऊपर का अंगारा लैंड, तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड। आगे देखो, यहाँ मैंने लिख दिया था कि पृथ्वी की जब प्रारंभिक अवस्था होती है तो इसे 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग क्या था भाई साहब? अपना अंगारा लैंड। दूसरा तैतीस सागर, और तैतीस सागर अवशेष है किसका भाई साहब? थार के मरुस्थल का। इसमें क्या देखने को मिलते हैं? ज्वालामुखी। और गोंडवाना में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे चलो। लेकिन बात हमने की थी बाद में अंगारा लैंड के बारे में। इसमें ज्वालामुखी, लावे के अवशेष अर्थात मैग्मा के अवशेष देखने को मिलते हैं। जुरासिक काल में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किसका अंत हुआ था भाई साहब? डायनासोर का। भारत में इसका कोई भी अवशेष नहीं पाया जाता है। ये अपना चित्र है, ये अपना इमेज है। किसका है भाई साहब? ये अपना यहाँ इमेज है अंगारा लैंड का, ये वाला। उसके बाद में हमने देखा था कि ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सक्रिय होते हैं, दूसरे होते हैं प्रसुप्त, और तीसरे होते हैं मृत या शांत ज्वालामुखी। मृत या शांत ज्वालामुखी पर हमने पढ़ा था भूकंप के बारे में, क्योंकि पेंजिया में हलचल किसने मचाई थी भाई साहब? भूकंप ने मचाई थी। किसने भैया? भूकंप ने। तो भूकंपों का देश जापान, 22 में भूकंप आया अपना नेपाल, और 23 में इन देशों के अंदर भूकंप आया है। आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखें। और आगे चलते हैं और आगे हम बात करेंगे कल। इसके आगे हम बात करेंगे कल। तो आप सभी से निवेदन है, क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें भैया, और इसे शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।